हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा एजुसेट चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 1। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। बच्चों, इस लेक्चर में हम आज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल के वंशागति के नियम और इनकम्प्लीट डोमिनेंस तथा कोडोमिनेंस पर चर्चा करेंगे तथा इस वीडियो को देखने के बाद हम इन टॉपिक से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान पाएंगे। Why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animal? डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म क्यों देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? आपने देखा है कि आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा नहीं। इसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं। ए रैबिट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू ए बेबी रैबिट। खरगोश हमेशा शिशु खरगोश को ही जन्म देता है, जबकि किसी अन्य जानवर को नहीं। बच्चों, क्या आपने कभी ये नोट किया है कि ऑफस्प्रिंग्स या बच्चों की सूरत उनके माता पिता से मिलती है और कभी कभी भाई बहन एक जैसे दिखते हैं? टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस there is a branch of biology known as genetics. It deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offspring. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny, and it is the basis of heredity. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों का अध्ययन होता है। मीन्स ये स्टडी किया जाता है कि ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स में समानता या असमानता क्यों होती है। इनहेरिटेंस वह प्रक्रम है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और वेरिएशन से हमारा अभिप्राय पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में असमानता की अवस्था से है। ग्रीगर मेंडल 1822 to 1884। Mendel is known as father of genetics. He was a monk in Czech Republic. He conducted hybridization experiments with garden peas, Pisum sativum, for 7 years 1856 to 1863। मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। वो चेक रिपब्लिक में एक मोंक या पादरी थे। उन्होंने गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम पाइजम सैटाइवम है, पे 7 वर्षों तक हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के प्रयोग किए। मेंडल्स लॉज फॉर्म द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस। Why did Mendel choose to work with the garden pea? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी क्यों चूज़ किया? इसके रीजन्स हैं। नंबर 1, मैनी वैरायटीज़ ऑफ पी आर अवेलेबल। मटर की बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। इट वॉज ईजी टू ग्रो एंड गेट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पी प्लांट्स। Pea is a self-fertilizing plant, and he could strictly control which plants mated with which by artificial pollination technique. मटर के पौधे में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल पोलिनेशन टेक्निक द्वारा हम अपने अकॉर्डिंग किसी एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्रॉस करवा सकते हैं। रीजन्स ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल को सक्सेस क्यों मिली? इसके रीजन्स हैं। नंबर 1, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मेंडल यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। ऐसा पहली बार हुआ था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया गया हो। His experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसने ये एक्सपेरिमेंट्स एक लार्ज सैम्पलिंग साइज या लार्ज पॉपुलेशन को लेकर किए, जिससे जो डाटा मिला उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। केप्ट गुड रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशंस, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स की सभी ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड बहुत अच्छे से तैयार करके रखा। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस rather than being unsubstantiated ideas. Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments using several true breeding pea lines. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज सेलेक्ट की, जिसमें एक टाइम पे उन्होंने एक पेयर की स्टडी की और ये पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में प्रेजेंट था। ये कैरेक्टर्स थे स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। इन द डायग्राम you can see contrasting traits of these 7 characters. For example, seed shape may be round or wrinkled. Steps in making a cross in pea. This is the flower of the pea plant. इस फ्लावर में आप देख सकते हैं सबसे बाहर जो रंगीन पंखुड़ियाँ प्रेजेंट है उनको पेटल्स कहते हैं। अंदर स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टेमन्स के ऊपरी भाग को एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। क्रॉस बनवाने के लिए पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ एंथर्स। पी प्लांट्स में एंथर्स को एक सीजर की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है और इस प्रोसेस को हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप इज ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब एक फ्लावर के एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है तो इसका मतलब है उस फ्लावर के मेल पोर्शंस को रिमूव कर दिया गया है, इसमें सिर्फ फीमेल पोर्शन अवेलेबल है। तो मेल गैमीट्स किसी दूसरे प्लांट्स के फ्लावर से इस फ्लावर पे डाल दिए जाते हैं। इसे ट्रांसफ़र ऑफ पोलन या पोलिनेशन कहते हैं। इस प्रकार जो सीड्स डेवलप होंगे वो हाइब्रिड सीड्स होते हैं। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन shows the stable trait inheritance and expression for several generations. ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स डेवलप करने के लिए कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण के द्वारा ऐसे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स बनाए जाते हैं जो सेवरल जनरेशन्स या कई पीढ़ियों तक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करते हैं। इस डायग्राम में पी प्लांट के फ्लावर को दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। पी प्लांट्स सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पेटल्स कवर करके रखती हैं, मीन्स फ्लावर्स क्लोज टाइप के होते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एंड क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने पी प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें उन्होंने टॉल प्लांट्स या लंबे पौधों और ड्वार्फ या बोने पौधों के बीच क्रॉस बनवाए
इस प्रकार जो सीड या बीज मिले उनको उगाने से जो पौधे आए उन्हें फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या फीलियल वन प्रोजेनी या F1 कहते हैं। F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन होने से मिले बीजों को उगाने से प्राप्त प्लांट्स की जनरेशन को F2 जनरेशन कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents and none were dwarf। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं F1 जनरेशन के प्लांट्स टॉल प्लांट्स से मैच करते हैं। एक भी प्लांट ड्वार्फ फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, जबकि F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों टाइप के प्लांट्स डेवलप होते हैं। नाउ let us see some important terms used. Filial one progeny or the F1. The offsprings or children produced as a result of a cross between two individuals is called the filial generation or progeny. Factors or genes. Based on experimental observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generations. He called these things as factors. Now we call them as genes. Genes are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Alleles, genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. That is, they are slightly different forms of the same gene. If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. For example, in case of the character of height, capital T is used for the tall trait and small t for the dwarf, and capital T and small t are alleles of each other. अगर किसी जीन को अल्फाबेटिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो F1 स्टेज पे जो ट्रेट अवेलेबल होती है उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा जो दूसरी ट्रेट प्रेजेंट है उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। Hence, in plants, the pair of alleles for height would be capital T, capital T, capital T, small t, or small t, small t. Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea varieties, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous, capital T and small t respectively. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में टॉल प्लांट्स में दोनों एलील्स एक जैसे प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ प्लांट्स में दोनों एलील्स रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल टी प्रेजेंट होते हैं, और इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अगर किसी प्लांट में दोनों एलील्स अलग अलग प्रकार के प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर called the genotype of the plant, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype. What then would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T, small t? As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T, small t to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other, as in the F1, and hence is called the dominant factor.
while the other factor is recessive. मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में F1 जनरेशन के प्लांट्स में हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती है जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था और ये सभी टॉल पेरेंट्स से मैच करते थे। तो इस प्रकार जो ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होती है उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन या एलील को डोमिनेंट एलील कहते हैं और दूसरे एलील को रिसेसिव एलील कहते हैं। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. Alleles can be similar as in the case of homozygotes capital T and small t or can be dissimilar as in the case of heterozygote capital T small t. Since the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, that is height, it is a monohybrid and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross. Punnett scare. It was developed by a British geneticist Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. The possible gametes are written on two sides, usually the top row and left columns. All possible combinations are represented in boxes below in the squares, which generates a square output form. In this diagram, you can observe that in the F2 generation, recessive parental traits is expressed without any blending. So, we can infer that when tall and dwarf plant produce gametes by meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. That means segregation of alleles is a random process and there is 50% chance of a gamete containing either allele. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं F2 जनरेशन में दोनों टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट हैं, टॉल और ड्वार्फ, जबकि F1 पॉपुलेशन में सिर्फ टॉल प्लांट्स प्रेजेंट हैं। होमोजाइगस टॉल प्लांट्स से सभी गैमीट्स एक जैसे बनते हैं जिनको यहाँ लिखा गया है और ड्वार्फ प्लांट में होमोजाइगस कंडीशन यहाँ प्रेजेंट है, इससे भी सभी एक जैसे गैमीट्स बनते हैं। जबकि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन जहाँ पे प्रेजेंट है इस केस में टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनते हैं और किसी भी एक एलील की किसी भी गैमीट में जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। इनके कम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं। इनकी फिनोटिपिक रेशो 3:1 होती है, जिसमें 3 फिनोटाइप्स डोमिनेंट एलील वाले होते हैं और 1 रिसेसिव एलील वाले। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 होती है। टेस्ट क्रॉस। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 with a dwarf plant. This he called a test cross. In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका फ्लावर कलर वायलेट है और जिसका जीनोटाइप अननोन है। इसको हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। इस टाइप से 2 टाइप्स की प्रोजेनीज हमें मिलती है।
In first case, all flowers are violet, and in the second case, half of the flowers are violet and half of the flowers are white. When all flowers are violet, that means unknown flower is homozygous dominant. And when half of the flowers are violet and half of the flowers are white, in this case unknown flower is heterozygous. तो देखा बच्चों आपने, टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम डोमिनेंट फिनोटाइप के इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, मेंडल गिव टू लॉज। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस। Points of this law is characters are controlled by discrete units called factors. Factors occur in pairs. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. The factor that dominates is called dominant and the other factor is called recessive. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि F1 इंडिविजुअल्स सभी किसी एक पेरेंट से ही मैच क्यों करते हैं, और जबकि F2 जनरेशन में दोनों टाइप्स के इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं जो दो पेरेंट्स से मैच करते हैं, और इनकी रेशो 3:1 क्यों होती है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स mixing, and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair separate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. किसी भी ट्रेट के लिए दो एलील्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग होते हैं और किसी एक गैमीट में एक ही एलील प्रेजेंट होता है। होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं, इसलिए इन इंडिविजुअल्स के जो गैमीट्स बनते हैं वो भी सभी एक जैसे होते हैं। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स में टू टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, जिनमें फर्स्ट टाइप में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है और सेकंड टाइप के गैमीट्स में रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है। Incomplete dominance. When experiments were repeated using other traits in other plants, sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was seen in between the two. बच्चों, अब तक के एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा था कि F1 जनरेशन के प्लांट्स किसी एक पेरेंटल फिनोटाइप से मैच करते थे। जब यही एक्सपेरिमेंट्स दूसरे प्लांट्स में रिपीट किए गए तो पाया गया कि F1 जनरेशन के प्लांट्स फिनोटाइप में किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करते, बल्कि इनका फिनोटाइप दोनों पेरेंट्स के बीच का है। इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम स्पीसीज इज ए गुड एग्जाम्पल to understand incomplete dominance.
Incomplete dominance is when a allele does not completely mask the effects of a recessive allele and the organism's resulting physical appearance shows a blending of both alleles. इस डायग्राम में एंटीरिनम के फ्लावर्स को दिखाया गया है. इन ए क्रॉस इन द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम स्पीसीज बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, द F1 वाज पिंक. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं दो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्रॉस के लिए सेलेक्ट की गई हैं. पहली है रेड फ्लावर और दूसरी है वाइट फ्लावर. जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलते हैं उन सब के फ्लावर्स पिंक कलर के हैं, जबकि किसी भी पेरेंट्स का फ्लावर पिंक कलर का नहीं था. मीन्स ये कलर इन दोनों के बीच का प्रेजेंट है. ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक अच्छा उदाहरण है. When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio: 1 red, 2 pink and 1 white. Here, the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios had changed from 3:1 dominant is to recessive ratio. मेंडेलियन इनहेरिटेंस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 थी, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशियो दोनों केस में सेम है, दैट इज 1:2:1. What happened was that capital R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red and small r white. Explanation of the concept of dominance. Every gene contains the information to express a particular trait. In a diploid organism, there are two copies of each gene, that is as a pair of alleles. डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में किसी जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, जिसे हम इस जीन के एलील्स कहते हैं. नाउ these two alleles need not always be identical as in a heterozygote. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एलील्स सेम फॉर्म में प्रेजेंट हो, ये हेट्रोजाइगोट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. One of them may be different due to some changes that it has undergone, which modifies the information that particular allele contains. Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. इस उदाहरण में हम एक ऐसे जीन को स्टडी करेंगे जो किसी एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. Now there are 2 copies of this gene, the 2 allelic forms. Let us assume, as is more common, that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. Theoretically, the modified allele could be responsible for production of the normal or less efficient enzyme, a non-functional enzyme, and no enzyme at all. इस केस में नॉर्मल एलील एंजाइम प्रोडक्शन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है और जिससे नॉर्मल एंजाइम बनता है. दूसरा एलील, जिसको मॉडिफाइड एलील कहते हैं, या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोडक्शन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, या फिर इस एलील से नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम बने ही ना. जब फर्स्ट सिचुएशन होती है तो फिनोटाइप अफेक्ट नहीं होता, लेकिन सेकंड और थर्ड सिचुएशन जिसमें मॉडिफाइड एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, ये उस इंडिविजुअल के फिनोटाइप को भी अफेक्ट करता है. और जो नॉर्मल कॉपी जीन की प्रेजेंट है
केवल उसी का फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है। और मॉडिफाइड एलील को रिसेसिव एलील कहते हैं। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस occurs when two versions or alleles of the same gene are present in a living organism and both are expressed. Instead of one trait being dominant over the other, both traits appear. A good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. अब तक हमने देखा बच्चों, टू एलील्स या तो एक कंप्लीटली डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस के केस में दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ABA blood groups are controlled by the gene I. The gene I has three alleles IA, IB and I. ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन आई होता है जिसकी 3 एलीलिक फॉर्म होती हैं IA, IB एंड स्मॉल आई। मीन्स मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट हैं। किसी जीन के जब इस प्रकार से मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar, while allele small I does not produce any sugar. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of human ABO blood types. क्योंकि इस जीन की 3 एलीलिक फॉर्म्स प्रेजेंट हैं जिनके 6 पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं और इससे 4 टाइप्स के ब्लड फिनोटाइप्स हो सकते हैं जो हैं ब्लड ग्रुप A, B, ब्लड ग्रुप AB या फिर ब्लड ग्रुप O। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।